हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 में एसएसटी पढ़ेंगे। हम पॉलिटिकल का चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमारे चैप्टर का नेम है कानूनों की समझ। ये हमारा पार्ट बी है। इससे पहले हम पार्ट ए पढ़ चुके हैं। आइए समझते हैं हम इसमें इन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को जो हमने यहाँ पर पॉइंट आउट किए हुए हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून को हम समझते हैं कि कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। लोग उनकी आलोचना विभिन्न अखबारों में लिखकर विभिन्न माध्यमों से करते हैं। लोग उनकी आलोचना जो करते हैं वो विभिन्न माध्यमों के द्वारा ही करते हैं। जैसे कभी जनसभाएं करेंगे, कहीं अखबार में उनके बारे में लिखा जाएगा, टीवी चैनल्स पर भी हम उन न्यूज़ों को देखते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार से उसकी आलोचना जो है लोग करते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। और हमारा जो भारतीय कानून है, हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान कैसा है? बहुत लचीला संविधान है। हम आवश्यकता के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। तो कानून में भी बदलाव किया जा सकता है। अगर हम एक उदाहरण देखें तो पटरी पर दुकान लगाना, फेरी वाला, ये सभी क्या है? ऐसे ही इसके उदाहरण हैं। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वे इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें जो है संशोधन कर सकती है। यानी कि संशोधन जो शब्द है ना, संशोधन करने की प्रक्रिया हमारे भारतीय संविधान में। इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान जो है वो एक बहुत अच्छा संविधान है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनमें पहला शब्द हम पढ़ रहे हैं विकास क्रम। विकास क्रम का मतलब है सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है। किसको? सरल से जटिल की ओर। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों या पशुओं की किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस अध्याय में विकास क्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह एक अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ है। दूसरा शब्द है हमारा राजद्रोह। जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है, लोगों में यह विद्रोह किया जा रहा है सरकार के खिलाफ, या ऐसी कोई रणनीति बनाई जा रही है, उसको लगता है कि ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे सरकार को नुकसान होगा, तो उसे हम राजद्रोह कहते हैं। इसके अलावा ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सरकार को किसी भी गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की ज़रूरत नहीं होती। और 1870 का जो राजद्रोह एक्ट है वो भी ऐसा ही एक एक्ट है जिसके अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह की बहुत व्यापक परिभाषा को पेश कर चुकी है हमारे सामने। वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे और उसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं होती थी। अगला हमारा शब्द है दमनकारी। स्वतंत्र स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना दमनकारी कहलाता है। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया है जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं, यानी कि लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, उन्हें सभा करने व अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोकते हैं। मौलिक अधिकारों को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जितने भी हमारे बच्चे हैं सभी नोटबुक में लिखिएगा कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। महिलाओं को पीड़ित शब्द की जगह सर्वाइवर कहा जाना चाहिए। जैसे कि हम समझ सकते हैं, महिला को हम पीड़िता कहते हैं ना, कोई महिला अगर पीड़ित है उसे हम पीड़िता कहते हैं, तो हमें उसे पीड़िता नहीं कहना चाहिए, सर्वाइवर कहना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी अपनी परेशानियों का सामना कर रही है। इसीलिए हमें पीड़िता कहकर उसको एक तुच्छ सी श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। रॉलेट एक्ट अगला हमारा जो टॉपिक है वो है रॉलेट एक्ट। अंग्रेजों के मनमानी ढंग का उदाहरण था ये रॉलेट एक्ट जो था। इस कानून के तहत बिना मुकदमा चलाए जो है लोगों को कारावास में डाल सकती थी सरकार। महात्मा गांधी एवं अन्य जो हमारे क्रांतिकारी थे, भारतीय राष्ट्रवादी लोग थे, वो इस एक्ट के सख्त खिलाफ थे। भारतीय विरोध के बावजूद भी इस एक्ट को जो है 10 मार्च 1999 को जो है पारित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? इसको पारित कर दिया गया था। और इस कानून का सबसे ज़्यादा जो विरोध हुआ था वो पंजाब में हुआ था। और इसी क्रम में क्या किया गया कि 10 अप्रैल को 2 राष्ट्रवादी जो नेता थे, या फिर हम कहेंगे जो देश के लिए अपनी जान हथेली पे रखने वाले थे, जैसे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। जो इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में
13 अप्रैल को जो है अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि इन दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और ये दोनों नेता कैसे थे? देश के लिए, देश के बारे में सोचने वाले थे, देश की भलाई के बारे में सोचने वाले। उस समय जो परिस्थितियाँ थी देश की, उन परिस्थितियों से लोगों को रूबरू कराने वाले थे। जिस समय ये सभा चल रही थी उसी समय जनरल डायर जो था ब्रिटिश फौजी टुकड़ी के साथ वहाँ आया और उसने बाग को चारों तरफ से घेर लिया। उस बाग का सिर्फ एक ही गेट था और उस गेट पर ही उसने अपनी टुकड़ी को तैनात कर दिया। बिना किसी चेतावनी के जो है अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और इस हत्याकांड में कई सौ लोग मारे गए। इस दिन को एक भयानक त्रासदी के रूप में विश्व इतिहास, हमारे भारतीय इतिहास में जाना जाता है और विश्व में भी जाना जाता है कि अमृतसर वाला जलियांवाला बाग कांड जो है, हम अपने भारतीय राष्ट्रवादी जितने भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए संघर्षों में अगर याद करें तो ये भी दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।